हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रोहित सर एक बार फिर से आपके अपने पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सनालिटी का, हम किसी व्यक्तित्व का इंतजार करते रहते हैं और एक कहावत हमने कही है, सुनी है और बहुत बार ये समझी है कि जो सब्र का फल होता है वो मीठा होता है। कभी कभी बहुत अच्छे और बहुत उभरे हुए व्यक्तित्व से मिलने के लिए हमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम जब उस व्यक्तित्व से मिलते हैं, जब उस पर्सनालिटी से मिलते हैं, तो निश्चित तौर से वो पर्सनालिटी हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उत्तरदायी भविष्य तैयार करती है। आज की हमारी इन कक्षाओं का संचालन एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ है, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ है जिन्होंने भूगोल विषय में एक ऐसी महारत और एक ऐसा मुकाम बच्चों को दिया है। खुद तो हैं ही, खुद तो निःशब्द हैं, खुद तो जिनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, अतुलनीय जिसे हम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से हमारे इस पार्थ एजुकेशन का ये सौभाग्य है और आपका सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ने का मौका मिला जो इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में, मैं इस बात को बहुत डंके की चोट के साथ कह सकता हूं कि जो पूरे के पूरे उत्तर भारत में अपने भूगोल विषय के लिए सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में निखरे हैं। तो दोस्तों, हम आज से एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नाम को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि कहा जाता है अगर आप आज के समय में भूगोल विषय के साथ सिविल की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, तो लोग कहते हैं जिन्होंने मुश्ताक सर की शरण ली, जिन्होंने मुश्ताक सर की कक्षा ज्वाइन की, जिन्होंने मुश्ताक सर से पढ़ना प्रारंभ किया, वो निश्चित तौर से भूगोल विषय का महारथी खुद बन जाता है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता भूगोल के विषय में, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भूगोल पृथ्वी का पूरा नक्शा, पूरी की पूरी पृथ्वी को तैयार करती है और उस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मुश्ताक सर ही इस समय एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हैं जो टीजीटी, जो पीजीटी, जो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या आप सिविल एक्सपर्ट के रूप में इस समय पूरे उत्तर भारत में अपने नाम को लेकर सबसे ज्यादा उपलब्धता हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद ही नहीं, विश्वास करता हूं कि आप सभी आज से मुश्ताक अहमद सर के साथ जुड़ करके इस पार्थ एजुकेशन परिवार में अपना खुद का एक ऐसा भाग्य लिखने जा रहे हैं जिस भाग्य में आगे भविष्य केवल और केवल उज्जवल ही होगा। तो निश्चित तौर से हम स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं मुश्ताक सर का, जिन्होंने पार्थ एजुकेशन परिवार में अपने कदम रखे और इनके बच्चों को अपने बच्चे समझ करके इनके लिए भविष्य का उज्जवल निर्माण करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, आइए मुलाकात करते हैं उन्हीं व्यक्तित्व के साथ, मुश्ताक अहमद सर से। सर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग बाई फेस परिचित भी होंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नाम सुने होंगे लेकिन चेहरे से आज मुलाकात हो रही है। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। इन सारे लोगों से मेरा ये आग्रह है कि भूगोल विषय की तैयारी कैसे करें, इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। हर विषय की कुछ अपनी एक तकनीकी समस्याएं होती हैं,
क्योंकि भूगोल एक विज्ञान भी है, इसलिए जब तक अपने अध्ययन के तरीकों में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को हम नहीं अपनाएंगे, तब तक भूगोल आपके लिए बहुत ही कठिन प्रतीत होता रहेगा। क्या वह भूगोल विषय हो, चाहे इतिहास हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट की अपनी एक तकनीक होती है। उसी तकनीक के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जिस परिणाम की अपेक्षा हम किए रहते हैं वह परिणाम हमें नहीं मिल पाता। तो मेहनत हो रही है, रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं। तो मेहनत में तो कमी नहीं है, तो कमी कहाँ है? तो बहुत अध्ययन के बाद ये पता चला कि कहीं ना कहीं तकनीकी कमियों की वजह से सब्जेक्ट के पढ़ने के तरीकों को लेकर के जो कमी रहती है वह मेहनत भी ज़्यादा कराती है और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। इन्हीं सारी समस्याओं से हम आज रूबरू होंगे भूगोल के सिलेबस के साथ। कि कहाँ पर समस्या है उसका मैं एक थोड़ी सी झलक आपको पहले ही क्लास में दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, भूगोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सिलेबस है। इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, जिसकी शुरुआत भौतिक भूगोल से लेकर मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, मृदा की संरचना, फिर इसी में आपको भारत और विश्व, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, सारे टॉपिक को पढ़ना है। पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा इशू है आज के समय में, मुद्दा है। पर्यावरणीय समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं बनती जा रही है मानव के लिए। इन सारे चीज़ों को अगर हम एक साथ जब समेटना चाहते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाता है। किसी एक पार्ट को तैयार करते हैं, दूसरा पार्ट भूलने लगता है, दूसरे पार्ट को तैयार करते हैं, पहला पार्ट भूलने लगता है। इस तरीके से हर सब्जेक्ट में एक बिखराव की स्थिति पाई जाती है। हमारा तैयारी संपूर्ण तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम इस बिखराव को समेट करके एक जगह लेकर के ना आए और संकेंद्रित ना कर लें, उसे इकट्ठा ना कर लें। ये एक सब्जेक्ट पर भी लागू होता है और अलग अलग सब्जेक्ट पर भी लागू होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सिविल सर्विसेज में बीएस के जितने पार्ट हैं, भूगोल है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान है, उन सारे विषयों में अलग अलग खंडों का समग्र अध्ययन और उन विषयों का भी समग्र अध्ययन जब तक हम नहीं करेंगे, और अध्ययन करने के साथ साथ उनको एक साथ लाना भी बहुत जरूरी है। अब इस तरह की चीजों को आज हम लोग क्लासरूम में देखेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका जो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भूगोल में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा सेक्शन है, वो भौतिक भूगोल का है, जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। भौतिक भूगोल में समुद्र विज्ञान है, जलवायु विज्ञान को शामिल किया जाता है। समुद्र विज्ञान का मतलब ओशियनोलॉजी, जलवायु विज्ञान का मतलब क्लाइमेटोलॉजी, भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, जैव भूगोल बायो जियोग्राफी, खगोल विज्ञान एक अलग से सेगमेंट है। इनको भौतिक भूगोल में टाइपिस्ट की गलती से शामिल कर लिया गया है, बाद में सुधार करके आपको भेज दिया जाएगा। खगोल विज्ञान भी हमको पढ़ना है सारे एग्जाम के लिए, एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं। इसमें समुद्र विज्ञान
ओशिनोलॉजी, जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जैव भूगोल, ये ऐसे पाठ हैं जिसमें से किसी भी परीक्षा में 40% तक प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा से मतलब ये हुआ कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और डिग्री कॉलेज प्रवक्ता में यहाँ से 40% प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का एक साथ मिश्रण देखा जाता है। यहाँ पर जो फैक्ट भी पूछे जाते हैं वो ज्यादातर कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अभी शुरुआत के 1 घंटे के क्लास के बाद मैं आपको सेकेंड 1 आवर्स में यानी 7 से 8 के बीच में कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। उसमें हम लोग विचार करेंगे कि किस तरीके से कंसेप्ट और फैक्ट को एक साथ मिलकर के तैयार करना ही बहुत जरूरी हो जाता है। समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल का तापमान, लवणता, ज्वार एवं भाटा, महासागरीय नीतल, उच्चावच, सागरीय संसाधन, ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा और भी सारे टॉपिक हैं। महासागरीय जल का तापमान, मैं आपसे कहा था अभी कुछ देर पहले, मैंने आपसे अभी ये चर्चा किया है कि कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने के तरीकों में समस्याएं होती हैं। हम उस सब्जेक्ट के तकनीकी ज्ञान के अभाव में उस सब्जेक्ट के साथ पूर्णतया न्याय नहीं कर पाते। भूगोल विषय के साथ भी यही एक समस्या है। इसलिए हार्टसोन ने भूगोल की परिभाषा देते समय कहा था कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय वर्णन करते समय तर्कसंगत, न्याय संगत, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है। चूंकि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, इसलिए विज्ञान की परिभाषा में आप लोग जानते होंगे कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तब जब तक हम अपने अध्ययन पद्धति में, भौगोलिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन करते समय क्रमबद्धता को नहीं अपनाएंगे, तब तक चीजें इधर से उधर बिखरी हुई रहेंगी। इसीलिए यहां पर भी इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि महासागरीय जल का तापमान पहले पढ़ना है। जब आप तापमान तैयार कर लेंगे तो लवणता अपने आप तैयार हो जाएगा। लवणता तैयार हो जाएगा तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है जलधारा, महासागरीय जलधाराएं। ये भी टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है। जब लवणता कंप्लीट होगा तब जाकर के आप जलधाराओं के साथ न्याय कर पाइएगा, अन्यथा
महासागरीय जल का तापमान, लवणता न तैयार होने के कारण महासागरीय जलधाराएं अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए। और इतना ही नहीं, अगर हम समुद्र विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो आगे चल करके कहीं ना कहीं जलवायु विज्ञान को समझने में भी दिक्कत होगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक एग्जाम्पल के लिए, पिछली साल पीजीटी में एक सवाल पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है। विकल्प था, उसमें 4 विकल्प थे। समशीतोष्ण महासागरों में, उपोष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भाग में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भाग में। फिर से विकल्प पर ध्यान दीजिएगा। समशीतोष्ण महासागरों में, उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में और समशीतोष्ण महासागरों के उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में और उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भाग में। अभी मैं इस प्रश्न को 1 घंटा बाद इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले जरा सा मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं। आते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हटाइए। इसको हटा देना, इसको पूरा साफ करिए बोर्ड। हाँ बस। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि तापमान लवणता जलधारा। अब यहां पर तापमान का मतलब महासागरीय जल के तापमान से है। अब तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्यातप सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे आप इंसोलेशन कहते हैं। अब इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन कहते हैं, यानी सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं, जो पृथ्वी के सतह पर अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग तीव्रता इंटेंसिटी के साथ गिरती है या प्राप्त होती है। और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों में आपतन का कोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब जरा देखिएगा चीजें एक दूसरे से किस तरीके से इंटर रिलेटेड हो रही हैं कि अगर आप केवल महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन करते हैं कि विषुवत रेखा पर महासागर का क्षैतिज तापमान कितना है, कर्क रेखा पर मकर रेखा पर महासागरों का क्षैतिज तापमान कितना है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त पर महासागरों का क्षैतिज तापमान कितना है, ध्रुवों पर कितना हो जाता है, ये तो महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण हो गया। उसी प्रकार यदि आप ये अध्ययन करते हैं कि महासागरीय सतह से गहराई में नीतल की तरफ जाने पर
तापमान में क्रमशः कमी आती है, तो अब किस दर से कमी आती है? 100 मीटर पर कितना है, 200 मीटर की गहराई पर कितना है, 1000 पर, 1500 पर, 2000 पर, 4000 के मीटर की गहराई पर महासागरों का तापमान किस तरीके से घट रहा है, ये आप जब अध्ययन करते हैं तो इसे महासागरों के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। लेकिन इन सारे चीजों का अध्ययन करते समय अगर आप समझिए सूर्यातप, ये जो टॉपिक है ये क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का टॉपिक। अब जरा सोचिए आप, यानी समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते समय आपको जलवायु विज्ञान का भी तैयारी होनी चाहिए, और जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय समुद्र विज्ञान भी तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्सपर्ट इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाता है कि समुद्र विज्ञान के चीजों को जलवायु विज्ञान से रिलेट करे, जलवायु विज्ञान के चीजों को समुद्र विज्ञान से इंटर रिलेट करे, तब तक जिस तरीके से एग्जाम में सवाल इंटर रिलेट करके पूछे जाते हैं, उन सवालों को कोई भी छात्र हल नहीं करता। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जब हम अपनी तैयारी कर रहे थे तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि किस तरीके से इन सब चीजों को किया जाए समय के साथ साथ। समय के साथ साथ चीजें सुधरती गई और आपके बीच में आती गई। अब जरा समझिएगा कि आपतन का कोण किसे कहते हैं। ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है। जैसे जैसे चूंकि 0 डिग्री है ये, तो इसे निम्न अक्षांश कहते हैं। और ये 90 डिग्री है। यहां पर जैसे जैसे आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, ये आपकी सूरज की स्थिति है। सौर किरण और पृथ्वी के बीच जो कोण बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन का कोण कहते हैं। अब सीधा सा यहां पर कंसेप्ट है कि जहां पर सूर्य की किरणें जितनी अधिक लंबवत होंगी वहां पर प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा उतना ही ज्यादा होगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे सौर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा यानी इंसोलेशन या सूर्यातप की मात्रा में कमी आती जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सूर्यातप की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। तब यदि विषुवत रेखा पर सूर्यातप की सर्वाधिक प्राप्ति होती है तो यहां पर जो भी महासागर स्थित होंगे उन महासागरों का तापमान या उन महासागरों के पृष्ठीय सतह के औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक होना चाहिए। शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा। हमने कहा उन महासागरों के पृष्ठीय सतह का औसत वार्षिक तापमान, हम संपूर्ण महासागरों के तापमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम महासागरों के सतही जल के तापमान की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महासागर के जल में चालकता का गुण भी पाया जाता है, पारदर्शिता का गुण भी पाया जाता है। इस वजह से सूर्य की किरणें 100 फैथम की गहराई तक, लगभग 180 मीटर की गहराई तक आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, जिसे महासागरों का फोटिक जोन भी कहा जाता है। ये चीजें तो हम तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में आपको बताएंगे। मुझे सिलेबस पर चर्चा करना है। अब जरा कल्पना करिए कि अगर यहाँ पर तापमान अधिक होना चाहिए, लेकिन कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा या जो परीक्षा दे रहे हैं वो देखते होंगे कि सवाल पूछता है कि महासागरों का सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है या कहाँ पाया जाता है, तो आप कहते हैं कि कर्क और मकर रेखा पर, ठीक, या उष्णकटिबंधीय महासागरों का तापमान अधिक होता है।
वहां पर लॉजिक दूसरा लग जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने की वजह से वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण अधिक होने से स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है, जिससे इन महासागरों का तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, तो वो कारण दूसरा है। कारण क्या है कि कर्क और मकर रेखा पर वर्षण कम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक होती है। इसलिए विषुवत रेखीय महासागरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, जो महासागर के तापमान को कम कर देता है। इसको एकदम व्यवहारिक समझाते हैं। जैसे आपने एक बाल्टी पानी गर्म किया और उस बाल्टी में एक बाल्टी पानी ला करके ठंडा पानी मिला दिया आपने, तो जो पानी आपने एक बाल्टी गर्म किया है पहले से, उसमें से अगर एक बाल्टी पानी आपने ठंडा पानी और मिला दिया तो उसका तापमान कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से कम हो जाएगा। ठीक वही चीज विषुवत रेखीय महासागरों में भी होता है। मैं आज आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं लिंक कराना चाहता हूं कि समस्याएं कहां हैं। जब ये सारी चीजें आप देखते हैं तो हमने कहा कि यहाँ का तापमान अधिक होना चाहिए। अब जरा कल्पना करिए, तापमान P इज प्रोपोर्शनल टू होता है सैलिनिटी के लवणता के। जिस भी महासागर का तापमान अधिक होगा उस महासागर की लवणता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। आप कहेंगे ये कैसे? इसके लिए नियम ये कहता है, यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, और वाष्पीकरण बढ़ने की वजह से महासागर की लवणता में भी वृद्धि हो जाएगी। अब जरा कल्पना करिए कि अगर इस कंसेप्ट से हम जब चले तो पता चलता है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता विषुवत रेखीय महासागरों की होनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। नियम कह रहा है कि विषुवत रेखीय महासागरों की लवणता अधिक होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन यहीं पर दूसरा नियम भी लागू हो जाता है कि विषुवत रेखीय महासागरों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ जाती है, इसलिए महासागरों की लवणता यहां पर कम हो जाती है। अब जरा कल्पना करिए, इसको व्यवहार में समझते हैं। आधा गिलास पानी लिया आपने और उसमें आपने 5 चम्मच नमक घुला दिया। 5 चम्मच नमक आपने साल्ट घुला दिया तो उसकी लवणता क्या है? आधा गिलास पानी में 5 चम्मच नमक। लेकिन उसी आधे गिलास पानी को जब उसमें आपने आधा गिलास और फ्रेश वाटर मिला दिया तो अब तो 1 गिलास पानी में 5 चम्मच लवणता हो गया। तो लवणता कम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक उसी तरीके से जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक हो जाएगी वहां पर स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ेगी तो लवणता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये सारी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें रिलेट कैसे हो रही हैं? ये चीजें रिलेट इस तरीके से हो रही हैं कि तापमान जब समझ लेंगे आप तो लवणता को समझ लेंगे, और लवणता को समझ लेंगे तो जलधारा को। अब देखते हैं कि तापमान, लवणता और जलधारा में क्या रिलेशन है। जलधारा, ओशियन करेंट्स। देखिए, महासागरों का तापमान बढ़ाएंगे तो महासागरीय जल के डेंसिटी में वृद्धि, महासागरों का तापमान बढ़ाएंगे तो महासागरीय जल के लवणता में, सैलिनिटी में वृद्धि होगी। एस फॉर सैलिनिटी, एस फॉर सैलिनिटी लिख रहा हूं, लवणता। तापमान बढ़ा, लवणता बढ़ा। लवणता बढ़ेगी तो महासागरों के डेंसिटी में वृद्धि हो जाएगी, घनत्व तो बढ़ेगा। सीधा सा कंसेप्ट है। पहले आधा चम्मच, पहले आपने आधे गिलास पानी में, बोतल दो जरा, चलो हेलो बोतल दो, इसका पानी जरा आधा करिए। आधा पानी समझा रहा हूं।
अब इस बोतल में आधा बोतल पानी, इसमें हमने 5 चम्मच नमक घुला दी, तो इसका घनत्व क्या होगा? आधा बोतल पानी में 5 चम्मच नमक इसका घनत्व होगा। लेकिन अगर इसी बोतल में हम पूरा भर दें इसको और नमक न मिलाएं तो क्या घनत्व हो जाएगा कि 1 बोतल पानी में 5 चम्मच नमक। मतलब क्या हुआ कि नमक की मात्रा या घुलित पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ती जाती है तो जल के डेंसिटी में वृद्धि होती है। ठीक उसी तरीके से हम लोग आते हैं कि इस बोतल में 10 चम्मच नमक घोल करके और इसको हमने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया छत पर इस तरीके से, पूरा भरा हुआ बोतल। 10 दिन बाद जब हम छत पर गए देखने के लिए तो पता चला कि इसमें से पानी वाष्पीकृत हो करके आधा बोतल बचा हुआ है। नमक तो नहीं वाष्पीकृत होगा ना भाई, नमक तो इसी में बचा रहेगा। तो जब 1 बोतल पानी था 10 दिन पहले तो इसमें 10 चम्मच नमक था, और 10 दिन बाद जब इसमें आधा बोतल पानी हो गया तब भी 10 चम्मच नमक है, तो वाष्पीकरण हुआ तो डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप कहेंगे स्वाभाविक तरीके से डेंसिटी बढ़ी है। ठीक इसी चीज को हम लोग यहां पर लागू करेंगे कि जब तापमान बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगी, और लवणता बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और जब घनत्व बढ़ता है तो जलस्तर कम हो जाता है। अब आते हैं आगे, ये क्या हो गया देखो जरा, इसका उल्टा करते हैं। तापमान को घटाया हमने, तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, और वाष्पीकरण कम हो जाएगा तो यहाँ की सैलिनिटी भी कम हो जाएगी, और सैलिनिटी कम हो जाएगी तो उसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम हो जाएगा तो इसका जलस्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि पानी किधर से किधर बहेगा। कोई भी जल का प्रवाह अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर होगा ना। ऐसे में जलधाराओं की उत्पत्ति जो होगी वह अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर हो जाती है। चीजें समझ में आई होंगी। हमने क्या कहा कि एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया, तापमान। तापमान का रिलेशन लवणता से है, और तापमान और लवणता दोनों का रिलेशन जलधारा से। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम अपने तैयारी को करते समय इतना लंबा विजन लेकर के नहीं चलते हैं तो किस तरीके से हमसे परीक्षाओं में प्रश्न सही होंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है तैयारी करते समय। रट लेते हैं, रटने से 50 से 60% प्रश्नों का समाधान तो हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो चाहिए वह नहीं हो पाता। ठीक उसी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट है, मैं इसे आज आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं इस विषय की तकनीकी पेचीदगियों को बताना चाहता हूं कि कहां कहां पर समस्याएं हैं। लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं कि यह विषय क्यों इतना टेक्निकल है और इसमें समस्याएं क्या हैं। और केवल इतना ही नहीं, पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपके रीजनल ज्योग्राफी से कनेक्ट है, पूरा का पूरा भौतिक भूगोल प्रादेशिक भूगोल से कनेक्ट है। आइए यहां पर कनेक्ट करके मैं दिखाता हूं। आपने कहा कि तापमान बढ़ा तो लवणता बढ़ा, ठीक है। तो कोई ऐसा देश जिसकी उपस्थिति विषुवत रेखा पर है, हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक फिगर बना करके आपको दे रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। ये विषुवत रेखा जाती है यहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां पर ब्राजील की स्थिति है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। अब यहां पर अटलांटिक महासागर में अगर विषुवत रेखीय क्षेत्रों का तापमान अधिक है तो इस तापमान के अधिक होने से क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं जलधारा की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि 100% यहाँ पर जलधारा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है।
ठीक है, मतलब कहने का ये है कि तापमान जलधारा को प्रभावित करता है। जलधारा कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि गर्म जलधाराओं की वजह से महासागरों के तापमान बढ़ जाते हैं और ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से महासागरों का तापमान कम हो जाता है। चलिए, चलिए, इसका जो दूसरा पार्ट है, हम लोग आते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में आपको सबसे पहले वायु दाब पढ़ना है, वायु दाब के बाद आपको वाताग्र पढ़ना है, जेट स्ट्रीम पढ़ना है, चक्रवात, प्रति चक्रवात पढ़ना है, मानसून पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपका तापमान, लवणता, जलधाराएं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखता हूं, आप कहते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। तापमान और वायु दाब में विलोम संबंध होता है। अब कैसे होता है, किस तरीके से रिलेशन निकलते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जब जलवायु विज्ञान में जाएंगे तो इस पर मैं विशद चर्चा करूंगा। मैं आज केवल एक फैमिलियर करा रहा हूं आपसे कि भूगोल में समस्याएं क्या हैं, इसकी पेचीदगियां क्या हैं, इससे आपको रूबरू होना है। T इज प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। आप देखिए इंटर में या किसी का बीएससी ग्रुप, बीएससी पढ़ा होगा, एमएससी भी होगा, 442 का नियम मैं आपको यहाँ पर नहीं बताया। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह स्थिर आयतन पर कहा, तब उन्होंने T इज प्रोपोर्शनल टू P भी कहा था, यानी T समानुपाते P, और T इज प्रोपोर्शनल टू 1/P भी कहा था। अगर स्थिर आयतन पर, मतलब आयतन को बढ़ाया ना जाए, एक गैस का सिलेंडर ले लेते हैं और उसमें तापमान बढ़ा देते हैं तो दाब बढ़ेगा। तो मुझे उस पर नहीं जाना है, मैं यहाँ पर खुले वातावरण की बात कर रहा हूँ, खुले एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर तापमान बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा, क्योंकि हवाएं फैल करके उस स्थान से दूर जाएंगी। चूंकि हम वायु दाब पर चर्चा कर रहे हैं तो वायु के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला दाब या बल दाब होगा। आप कहते हैं कि F इक्वल टू
ma। बल क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को अगर एक बार हम भार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, कहीं कहीं mg भी कहते हैं आप, जब आप ऊर्ध्वाधर चल रहे हैं तो g का उपयोग किया जाता है। तो अब कहते हैं कि P इक्वल टू F बाई ए होता है, और यहां पर F का मतलब हमने शामिल कर लिया m ए। अंतर देखते जाइए। प्रेशर क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या फोर्स को दाब कहते हैं। अब यह दाब कुछ भी लगाए, अगर यह पेन मेरे हथेली पर दाब लगा रहा है तो पेन के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे क्या कहेंगे? पेन के द्वारा लगाया गया दाब कहेंगे। अगर यही चीज हवा काम कर रही है, यही चीज हवा कर रही है, वायु कर रही है, तो वायु के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाएगा उसे वायु दाब कहेंगे। अब बल का जो संकल्पना है वह भार युक्त पदार्थ के द्वारा ही बल लगाया जाता है। जहां पर भार नहीं है वहां पर बल कार्य नहीं करेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में भी भार है। कक्षा 5 में पढ़ा था हमने, विज्ञान आओ करके सीखे में। 2 बैलून लिया था, एक बैलून में फूंक मार मार के फुला दिया इतना बड़ा, और एक बैलून को खाली रखा, और दोनों को अगर एक तुला पर रखे तो भरा हुआ बैलून क्या हो गया? नीचे दब गया, और खाली बैलून ऊपर हो गया। मतलब क्या हुआ? भरा यानी वायु से भरा हुआ बैलून नीचे झुक गया, गुब्बारा नीचे झुक गया, मतलब वायु में भार होता है। तो भार युक्त वायु यदि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दाब लगाती है, बल लगाती है, तो उसे वायु दाब कहते हैं। अब जरा कल्पना करिए कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां सतह गर्म होगी। सतह जब गर्म हो जाएगी, अब ये सारा मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें मैं आपसे कहूंगा कि स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अभी केवल समझिए। सतह गर्म है, यह पृथ्वी की सतह है। सतह गर्म है, यहां का तापमान अधिक है। तापमान अधिक होगा, वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, वायु का उत्थान होगा। अब हवा जब ऊपर उठी रही है तो यहां पर वायु की मात्रा में कमी आएगी ना। समझ में आ रहा है? तो जब वायु कम हो जाएगा, सतह पर वायु नहीं है, सतह की वायु उठ करके ऊपर चली गई, तो सतह का दाब, सतह का प्रेशर कम हुआ कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि T, यहां सतह गर्म है, तापमान अधिक है तो दाब कम है। ये रिलेशन जो निकल के आ रहा है, तापमान अधिक है दाब कम है, मतलब T इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। कैसे हुआ? तापमान के अध्ययन से हुआ ना। यही चीज महासागर के सतह पर तो लागू होता होगा ना। अब जहां पर प्रेशर कम है, लो प्रेशर है, यानी प्रेशर कम है, इसको क्या कहेंगे? लो प्रेशर कहेंगे। तो चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर। तो महासागरों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बनने के लिए पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त यह होगी कि महासागरों का तापमान इतना अधिक होना चाहिए कि वहां से वायु गर्म होकर के ऊपर उठती रहे, सतह पर निम्न वायु दाब के क्षेत्र का विकास होता रहे। ऐसे में वहां पर वायु में वायु के केंद्र में, महासागर के किसी निश्चित क्षेत्रफल में, किसी निश्चित एरिया में निम्न वायु दाब के क्षेत्र का विकास होगा, जिससे चक्रवातों के विकास की अनुकूल दशाओं का विकास होने लगे। समझिएगा जरा हम क्या बता रहे हैं आप। मैंने तापमान से अपनी सफर शुरू किया था, समुद्र विज्ञान से, और समुद्र विज्ञान को इंटररिलेट कर रहा हूं जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान में भी वायु दाब पढ़ा करके मैं चक्रवात तक का सफर चक्रवात तक का सफर तय कर चुका हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि
जब तक आप चीजों को इंटररिलेट करके नहीं देखेंगे तब तक समस्याएं बनी रहेंगी, और ये हमेशा आपको दिखाई देगा। यही इस सब्जेक्ट की पेचीदगी है, यही इस सब्जेक्ट की तकनीक है, यही इस सब्जेक्ट की बारीकी। ठीक है, चलते हैं आगे। भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें सबसे पहला जो आप टॉपिक पढ़ते हैं वह है पृथ्वी के अंतरूप की भौतिक दशा, यानी पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर इसके फिजिकल विशेषताएं कैसी हैं ये जानना है। यानी सतह जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे क्रूड है, इन तीनों परतों की विशेषताएं क्या हैं। भूकंपीय तरंगों के आधार पर इन तीनों तरंगों की विशेषताएं क्या हैं। सियाल सीमा नीफे परत किसे कहते हैं, कौन कौन सी परतें इन सबको अलग करती हैं। कोनोरेड, मोहो, रिपीति, गुटेनबर्ग अशांत तत्व कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये सारी चीजों का अध्ययन आप यहाँ पर करते हैं। पृथ्वी के अंतरूप की भौतिक दशा के बाद आप भूकंप, ज्वालामुखी, पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व, सागर नीतल प्रसरण, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी जैसे टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इसको करने के बाद इसका एक अलग से पढ़ने का तरीका है, आगे सारा चीज बताएंगे आपको। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं जैव भूगोल पर। बायोजियोग्राफी पर, जिसमें आप मृदा की संरचना, विशेषताएं, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें ह्यूमस क्या होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आना। अब इसमें मृदा का भारतीय वर्गीकरण, मारबूत का मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वैश्विक वर्गीकरण, जोनल सवाल, ए जोनल सवाल, मंडली मृदा, अंतःमंडली मृदा, अमंडली मृदा, ये सारे वर्गीकरण आपको पढ़ने। रेगुर सवाल क्या है, बॉक्स सवाल क्या है, मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चे नाम तक नहीं सुने होते हैं और टिस्टी पिस्टी नेट जारा पे एग्जाम देते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है ऐसे, मतलब, और फिर आप जाके मिलते हैं, कहते हैं सर एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई हो रहा। कहाँ से होगा? मैं किसी भी व्यक्ति का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम पढ़ने के पहले ये भी तो तय कर लें कि हम पढ़ किससे रहे हैं। ये भी एक बहुत जरूरी चीज होता है। इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मम्मी पापा आपके पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि इससे जिस चीज से लाइफ बनने से, लाइफ के अलावा समय अगर निकल जाता है, मान लीजिए कि 3 साल 4 साल आपका नुकसान हो गया, तो फिर उसकी भरपाई कैसे होगी। तो एक बार डिसीजन लीजिए, बढ़िया डिसीजन लीजिए, बढ़िया एक्सपर्ट टीचर से पढ़िए, ताकि चीजें और बेहतर होती जाए।
ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब इसके फिजिकल ज्योग्राफी के बाद एक दूसरा पार्ट पर हम लोग आते हैं, रीजनल ज्योग्राफी, या ऐसे समझिए मानव भूगोल को ले लें। मानव भूगोल, उसी में आर्थिक भूगोल है, निपु दूसरा पेज लगाइए। अच्छा, ठीक ठीक, बस यही। देखिए ये जो पार्ट है मानव भूगोल का, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, अधिवास भूगोल, तो ये मानव भूगोल में नहीं है, ये थोड़ा सा गलत से प्रिंट हो चुका है। ये सभी ये अलग सेगमेंट है, ये अलग से पढ़ना है, ये अलग से पढ़ना है, ये अलग से पढ़ना है। लेकिन एक हिसाब से टाइपिस्ट ने अच्छा काम किया है, आपको समझाने में मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। वास्तव में ये सारे के सारे पार्ट मानव भूगोल के अंतर्गत ही शामिल किए जाने चाहिए थे। क्यों, समझिएगा, क्योंकि विश्व के जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, वो सब के सब आर्थिक क्रिया करते हैं। बताइए कौन सा व्यक्ति है जो आर्थिक क्रिया नहीं करता होगा? अगर भिक्षा भी मांगता होगा वह भी एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है। आप कहते हैं कि बहुत सारी जनजातियां हैं जो आर्थिक क्रिया नहीं करती, तो कम से कम वो जनजातियां पशुचारण तो करती हैं, आखेटक तो करती हैं, कुछ भी करती हैं ना अपने जीवन निर्वहन के लिए, तो वह भी उनके लिए एक प्रकार की क्रिया ही हुई जीवन निर्वहन के लिए। तो जब सारे के सारे मानव आर्थिक क्रिया करते हैं तो मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल को पढ़ना जरूरी। अब पढ़ेंगे क्या? देखिए यहाँ पर कई सारे सिद्धांत पूछे जाते हैं, आर्थिक भूगोल में मॉडल सिद्धांत और नियम पूछे जाते हैं, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ ही साथ कौन सी जनजाति घुमक्कड़ी है, कौन सी जनजाति पर्यटन पर, कौन सी जनजाति कृषि पर आधारित है, कौन सी जनजाति वनोत्पाद पर निर्भर करती है, ये सारी चीजें भी आपको जाननी है। और साथ ही साथ विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उद्योग लगे हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक, चतुर्थक सेक्टर में कौन कौन से उद्योगों को शामिल किया गया है, ये भी आपको यहाँ पर जानना है। साथ ही साथ कृषि भूगोल में किस फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है, किस फसल के लिए कौन सी जलवायु दशा उपयोगी है, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है। और अधिवास सेटलमेंट ज्योग्राफी में सिलेबस में बस्ती भूगोल के अंतर्गत भारतीय नगरों की आकार की, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूप, इन सारे चीजों को भी शामिल किया गया है। इसको पढ़ाने में भी एक लंबा समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं अभी एक थोड़ा सा परिचय आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहले क्लास में बहुत सारी, मन में तो बहुत सी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये एक है। अब आते हैं हम लोग रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। समय कितना हुआ? प्रादेशिक भूगोल, भारत का रीजनल ज्योग्राफी और विश्व का रीजनल ज्योग्राफी। इसमें संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व का भौतिक, जलवायु, मृदा, कृषि, अपवाह मार्ग, परिवहन आदि विषयों का समग्र अध्ययन करना है। और किसी भी परीक्षा में लगभग 30% तक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो परीक्षा में टीएसटी, पीएसटी, नेट, जेआरएफ में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ने में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो हटाना है इसको। रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको हटा दीजिए। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसमें थोड़ा सा समझिएगा, कई बार होता क्या है
कि जैसे हम रीजनल ज्योग्राफी को लोगों ने क्या कर दिया है, मैपिंग मैपिंग कहते कहते इतना इसको प्रचारित कर दिया है कि मुझे बहुत ही कष्ट होता है जब स्टूडेंट के मुंह से मैं सुनता हूं कि मैपिंग सर पढ़ाएंगे, मैपिंग की क्लास चलेगी सर, वहाँ मैपिंग पढ़े थे, ठीक है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार मैपिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, किसी भी आयोग के द्वारा आपके सिलेबस में मैपिंग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं रखा गया है। आपके सिलेबस में प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी जैसा कंसेप्ट रखा गया है। इसलिए प्रादेशिक भूगोल को जरा समझने का प्रयास करिए। देखिए, प्रदेश की संकल्पना की जो शुरुआत होती है वह 17वीं शताब्दी के थोड़ा सा पहले जर्मन भूगोलवेत्ताओं में प्रारंभ होती है। सबसे पहले क्लुबेरियस और बैरेनियस, ये दो विचारक थे 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पद्धति बनाम क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति के द्वैत की आधारशिला रखी थी। वास्तव में बैरेनियस ने आधारशिला रखी थी अपने पुस्तक ज्योग्राफिया जनरलिसिस में, सामान्य भूगोल में। इस पुस्तक में उसने भूगोल के अध्ययन के लिए दो खंडों में विभाजित किया, ठीक, प्रादेशिक अध्ययन पद्धति और सामान्य अध्ययन पद्धति, यहीं पर उसने शामिल किया, ठीक है। और इस प्रकार भूगोल का जो वह समय था द्वैत से ग्रसित माना जाता है और द्वैतवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कहाँ, किस पर द्वैत होता है, किस पर लड़ाई होती है? क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक अध्ययन। अब वहीं से भूगोल दो उपागम में बढ़ता है, दो विचारधारा में बढ़ता है। एक धड़ा, एक ग्रुप ऐसा था जो ये मान रहा था कि भौगोलिक अध्ययन क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति से किया जाना चाहिए, और दूसरा धड़ा या दूसरा ग्रुप या दूसरा अप्रोच या दूसरा उपागम ये मान रहा था कि भौगोलिक अध्ययन प्रादेशिक अध्ययन पद्धति के द्वारा किया जाना चाहिए। तब प्रादेशिक अध्ययन पद्धति के बहुत सारे विचारक हुए, हार्टसोन हुए, रीटर हुए, ठीक है, कांट हुए, ठीक है। इन लोगों ने प्रादेशिक अध्ययन पद्धति को बहुत आगे बढ़ाया। रेटजल भी उसी में थे, रिस्थापन भी उसी में थे, कार्ल सावर थे, सीफर थे, ये सारे लोगों ने प्रादेशिक अध्ययन पद्धति को आगे बढ़ाया। क्लुबेरियस, बैरेनियस, क्लुबेरियस के बाद कांट आते हैं। किताब उठा के देखिएगा, बैरेनियस के बाद क्लुबेरियस आते हैं, फिर उसके बाद कांट आते हैं। इमैनुअल कांट ने सबसे पहले कहा था कि भौगोलिक अध्ययन का उद्देश्य विशिष्टताओं से संबंधित होना चाहिए। और क्यों कहा था इन्होंने इसलिए कहा था कि किसी न किसी प्रदेश की, या ऐसे कहिए कि सभी प्रदेश की अपनी एक विशिष्टता होती है, और यही विशिष्टता उस प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करती है। जब वह विशिष्टता, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आप जहां भी रहते हैं, आप अपने किसी भी मार्केट या किसी भी बाजार के दो चौराहों की तुलना कर लीजिए। दोनों चौराहे एक दूसरे से अलग प्रतीत होते होंगे, अलग लगते होंगे, अलग दिखाई देते होंगे। वे चौराहे अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन चौराहों की एक अपनी विशिष्टता होती है, एक अपनी विशिष्ट पहचान होती है। सभी चौराहों की कुछ न कुछ विशेषता होती है जो उन चौराहों को अलग करती होगी। कांट ने कहा कि अगर आप प्रादेशिक अध्ययन करते हैं तो इन विशिष्टताओं का अध्ययन करिए, और यही विशिष्टता भिन्नताओं को बताएगी और समरूपता, समानता को भी बताएगी। लेकिन जब आप समानता का अध्ययन करते हैं तो विभिन्नताओं का अध्ययन नहीं करते हैं, और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं तो समानता का अध्ययन नहीं करते। तो कांट ने, जब इस प्रकार कहा जाता है, कांट ने भौगोलिक अध्ययन को एक अलग से विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास किया। अब जरा सोचिएगा कि जब कांट ने कहा तो हमें आपसे क्या सवाल पूछा जाता है? भाई, हमसे और आपसे तो इन्हीं प्रदेश की विशिष्टताओं से ही सवाल पूछा जाता है ना। क्या क्या पूरा राकीज पर्वत पूछा जाता है? क्या पूरा एंडीज पर्वत पूछा जाता है? क्या पूरा का पूरा प्रशांत महासागर पूछा जाता है? नहीं। राकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, या एंडीज पर्वत की चोटियां कौन कौन सी हैं, इसका विस्तार का, यानी हमसे प्रदेश की विशिष्टताएं पूछी जाती है। और उन विशिष्टताओं में उस प्रदेश के अलग अलग स्थानों में आपसी संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ये पूछा जाता है।
तो प्रदेश की संकल्पना से आपको समझ में आ रहा है कि प्रादेशिक अध्ययन पद्धति में करते क्या है कि प्रदेश को अध्ययन की इकाई मानते हैं, प्रदेश को अध्ययन की इकाई मानते हैं और फिर यहाँ की मृदा का अध्ययन, यहाँ की जलवायु का अध्ययन, यहाँ के वर्षा के वितरण का अध्ययन, यहाँ की जनजातीय संरचना का अध्ययन, संसाधन, यानी जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन की इकाई क्या होगी? प्रदेश होगी। इस प्रकार मित्रों आपको समझ में आया होगा कि रीजनल ज्योग्राफी से जो हमसे सवाल पूछा जाता है, मृदा से पूछता है, जलवायु से पूछता है, वर्षा से पूछता है, जनजातियों से पूछता है, संसाधन से पूछता है, वहाँ के टेम्परेचर से सवाल पूछा जाता है, यानी वहाँ के कल्चरल व्यवस्थाओं से सवाल पूछा जाता है, सांस्कृतिक विशिष्टताओं से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ के उद्योग से सवाल पूछा जाता है। मतलब कहने के ये हुआ कि प्रादेशिक अध्ययन पद्धति में केवल नदी, चोटियाँ और नहरें ही नहीं पढ़नी है, बल्कि वहाँ की संस्कृतियों का विकास भी पढ़ना है, वहाँ पर सारी चीज़ों का, मानव के क्रियाकलापों का विकास भी पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए ये बड़ा सेगमेंट हो जाता है और यहाँ पर भी लोग दिक्कत में आते हैं, समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को और बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं। एक समस्या और है यहाँ पर भी इंटर रिलेशन की कमी है, ठीक है, अंतः संबंध की कमी देखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वर्षा का वितरण का अध्ययन नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर मृदा कौन सी है और वहां पर वनस्पतियों का विकास कैसे होगा, वहां पर फसल कौन सा लिया जाएगा? समझने का प्रयास करिए। अगर भारत के एग्जाम्पल लेते हैं, या भारत का तो आपको समझ में, विश्व में लेकर चलते हैं आपको। अगर विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है तब यहाँ पर ऐसे फसलों की अधिकता होगी जहां पर जिनको वर्षा की मात्रा अधिक होनी, वर्षा की आवश्यकता अधिक, यानी वर्षा जल की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जैसे गन्ने की कृषि की प्रधानता होगी, धान की कृषि की प्रधानता होगी, रबड़ की कृषि की प्रधानता होगी। ये कहाँ से समझ में आएगा कि वर्षा की मात्रा कहाँ से अधिक होती है, ठीक है। तब ये आपको समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान बताएगा, मानसून की क्रियाविधि बताएगी, वर्षा की विशेषताएं बताएंगी कि वर्षा के प्रकार कितने हैं, संवहनी वर्षा कैसी होती है, पर्वतीय वर्षा कैसी होती है, मानसूनी वर्षा कैसी होती है। ये सारी वर्षा के प्रतिरूप बताएंगे। चक्रवाती वर्षा कैसी होती है, किस समय होती है, और इस वर्षा से प्रभावित होकर के वहां पर कौन सी कृषि, वहां पर कौन सा फसल प्रतिरूप पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान को भी इंटररिलेट करना है रीजनल ज्योग्राफी से, और रीजनल ज्योग्राफी भी जाकर के इंटररिलेट हो जाएगा समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान से, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आगे चलते हैं तो इसमें आपको पर्यावरण भूगोल भी शामिल किया गया है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं और फिर से, क्योंकि समय भी सीमित है, इतना लंबा सिलेबस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप उबने लगते हैं। पर्यावरण भूगोल, आज के समय में पर्यावरण भूगोल का महत्व बढ़ते जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, प्रभाव, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने में, आपको लिखा एक कुछ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इकोसिस्टम के बाद आपको पढ़ना है जैव विविधता, जैव विविधता के बाद आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल डिमांड, सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समझौते
ठीक है। इन यहाँ पर आगे पढ़ने हैं, कम से कम प्राण भूगोल 10 से 12 दिन का सेगमेंट है, तब जाकर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक दिन में मैं क्या क्या बताऊं, बस ऐसा समझिए कि बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपको पढ़ने है। फिर इसके बाद जो आपको पढ़ना है ऊपर, भौगोलिक विचारधारा। टीजीटी में कुछ विचारक पढ़ने हैं जो पाठ्यक्रम में आपके मानव भूगोल में दिया गया है, जिसमें हमबोल्ट हैं, रीटर हैं, रेटजेल हैं, इलेन चर्चिल सैम्पुल हैं, ठीक है, कांट हैं, ठीक। इस तरीके से विचारक हैं जो टीजीटी में मानव भूगोल के अंतर्गत दिया हुआ है। किंतु पीजीटी, नेट और अन्य डिग्री कॉलेज प्रवक्ताओं में आपको संपूर्ण भौगोलिक विचारधारा पढ़नी है, जिसकी शुरुआत यूनानी से हो जाती है, जिसमें यूनानियों को पढ़ना है, रोमन को पढ़ना है, ठीक, फिर खोजों का युग पढ़ना है, फिर अंधकार डार्क एज पढ़ना है, फिर अरब भूगोलवेत्ता पढ़ना है, फिर आपको जर्मन पढ़ना है, फ्रांसीसी पढ़ना है, अमेरिकन पढ़ना है और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं को पढ़ना है। अब कल्पना करिए कि कितना लंबा सफर तय करना है हमें और आपको मिल करके, ठीक है। और जब इतना तैयार कर लेते हैं तब जा करके आपको एग्जाम में एक अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त होती है। अंतिम सेगमेंट है मानचित्रावली, जिसे हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी में टीजीटी में तो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरा अनुभव है और आप भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो ये चीजें देखते होंगे कि कभी कभी एग्जाम में 1 या 2 सवाल टीजीटी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। किंतु पीजीटी और नेट में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो चाहे आप टीजीटी की तैयारी करते हो, चाहे पीजीटी देना हो, चाहे नेट देना हो, कुछ भी देना हो, जब हम उतनी ही फी में, यानी आपसे अतिरिक्त फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस सेक्शन को भी पूरा पढ़ लीजिए, खासकर टीजीटी वाले लोगों से, ताकि जो 1 या 2 सवाल कभी कभी पूछा जाता है, और मान लीजिए उसी एग्जाम को आप दे रहे हो, तो 1 या 2 सवाल आप लीड लेंगे ना औरों से, हो सकता है उसी प्रश्न से आपका सिलेक्शन हो जाए। और इस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी तैयारी जारी रखनी। तो पहले 1 घंटे हमने बताया था कि सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया है। इसके बाद तुरंत हम 5 मिनट का गैप लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। इस अगले 1 घंटे के सेगमेंट में हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जहां से आपको ये पता चलेगा किस तरीके से अपने तैयारी को जारी रखना है। उस 5 मिनट के गैप में आप भी थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लीजिए, फिर हम लोग 5 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अभी मिलते हैं। आ जाइए, कहाँ हैं?